नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण पांडे और आज अपने इस प्रोग्राम एक मुलाकात में हम आपसे परिचय कराने जा रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज कुमार जी से और इनसे बहुत सारे पहलुओं पर बात करेंगे। जो छात्र सेना में जाना चाहते हैं, डिफेंस के किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चूँकि इनका अपना तजुर्बा है और उसके साथ साथ अग्निवीर जो आज की डेट की बहुत एक अच्छे चीज़ लॉन्च की है गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंस के लिए, बच्चों के लिए, उस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इनकी यात्रा के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो श्री JGT स्टूडियो में, और इसके साथ ही रेडियो JGT हमारा अपना चलता है, उसके स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अरुण जी। और पहले आपके श्रोताओं को और आपके व्यूवर्स को मेरी तरफ से आप लोगों का धन्यवाद बोलूँगा कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और फ़ौज के बारे में आप कैसे अग्निवीर का सिलेक्शन होता है और भी कोई भी आपकी क्वेरीज हो, इसके बारे में जो भी आप मुझे पता होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी जो ये शुरू हुई इस डिफेंस में, ये कैसे, मतलब आपकी स्टूडेंट लाइफ से ही इच्छा थी क्या ये? हाँ, आप इसको कह सकते हैं कि एक अगर मैं इसको वर्ड को इस्तेमाल करूँ, ग्लैमर। अच्छा। यूनिफॉर्म का जो ग्लैमर होता है वो अट्रैक्ट करता है किसी भी एक यंगस्टर्स को जी। और मेरे लिए भी एक ग्लैमर था और मेरी शुरू से ये चॉइस थी या इच्छा थी कि मैं आर्मी में ही जाऊँ। मेरे लिए कभी नेवी एयरफोर्स नहीं था अच्छा ऑप्शन, आर्मी में जाना। और मे बी अगर आपको याद हो तो जब 98 में कारगिल का जो वॉर हो रहा था जी, एक वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बहुत से युवा उस समय मोटिवेट हुए थे और मैं भी उनमें से एक था। उसके मेरी स्कूल हो गई, स्कूल करने के बाद कॉलेज करने के बाद उस समय SSB क्लियर हो गया और एकेडमी चले गए और 2001 से मैं फौज में हूँ। मैं आपको साथ में ये भी बताता चलूँ कि मेरे घर में कोई फौज में नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है मेरे घर में। मेरे घर में सारे इंजीनियर्स हैं। मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे ब्रदर इन लॉ सारे इंजीनियर्स हैं। मेरे घर में कोई दूर दूर तक फौज में नहीं है। मतलब पहले आप ऐसे इंसान हुए अपने पूरे परिवार में जी, जो चूंकि जो इच्छा भी वही रखे और उसी में गए भी आप। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं साथ में ये बताता चलूँ कि जब मैं एकेडमी में गया तो एकेडमी मैं साथ में ये बताता चलूँ सबको कि एकेडमी एक जब जाते हैं आप SSB क्लियर करने के बाद, मैं ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, तो एक डिफरेंट चीज़ होता है, एकदम आपको डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है जो आप घर में कभी आपको नहीं मिलेगा या कॉलेज में कभी, स्कूल में कभी नहीं मिलेगा। मतलब डिसिप्लिन के लिहाज नजरिए से क्या बहुत वहाँ पर बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का डिसिप्लिन होता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो आपको एक बेस वो तैयार करता है आपको फौज में जाने के लिए जी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ होती है और वहाँ पर आपको शुरू में बहुत दिक्कत होती है। मैं ये नहीं बोलूँगा, अगर जैसे मैंने कहा ना कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था फौज में, क्योंकि सब लोग नॉर्मल लाइफ से होके आते हैं। बिल्कुल। तो बहुत दिक्कत होता है शुरू को 1 महीने तो आपको समझ में नहीं आता हुआ क्या वहाँ पे। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि जब उस समय हमारे टाइम पे फ़ोन, ये लैंडलाइन फ़ोन चलते थे और बहुत कॉस्टली हुआ करता था, इतने पैसे भी नहीं होते थे और हमारा नंबर भी नहीं आता था। हम लोग बहुत जूनियर थे उस समय एकेडमी में जी। कभी कभार वीक में एक बार फादर मदर से बात करने का मौका मिल जाता अच्छा। था। तो वहाँ चिट्ठियाँ चलती थी उसमें। तो ये किस साल की बात कर रहे हैं? मैं आपको 99 की बता रहा हूँ, 99 अच्छा, के आसपास की बता रहा हूँ। हालांकि उस समय मोबाइल आ गया था लेकिन बहुत कॉस्टली होगा, बहुत कॉस्टली हुआ करता था। उसमें लैंडलाइन ज़्यादा चलता था। मेरे घर में लैंडलाइन ही था। हम लोग भी, मैं आपको यही बताता चलूँगा, हमारे पास कोई मोबाइल नहीं था मेरे फादर के पास। तो लेकिन जनरली हम लोग को टाइम मिलता था रात के 2 बजे या 3 बजे। तो उस समय फादर को मैं फ़ोन करूँ बात करने के लिए कोई मतलब बनता नहीं है। तो लेटर चलता था और जो प्रॉब्लम्स होती थी मैं अपने फादर से शेयर करता था। तो उनकी एक लाइन थी जो मैं आज तक कभी भूला नहीं हूँ और मैं सभी श्रोताओं से उम्मीद करूँगा इस चीज़ को याद रखिएगा। वो उनका एक लाइन था कि दिस शैल ऑल्सो पास, यानी ये भी कट जाएगा। और ये आप कहते हैं ना कि एक अगर मुश्किल वक्त है तो आपका सही टाइम भी आएगा, वो साइकिल है। और उस लेटर ही मेरे लिए मोटिवेशन था, उसी से मैंने अपना पूरा एकेडमी निकाल दिया। और जब कभी अभी भी मैं कहीं फंसता हूँ उस लेटर को जरूर देखता हूँ मैं। अच्छा, वो लेटर अभी मेरे पास है। बिल्कुल। मतलब बहुत भावनात्मक रूप से आप पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो थोड़ा भावुक इंसान हैं और डिफेंस में होते हुए भी, और इसको आज भी तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा लगता है। आज के हमारे दर्शक श्रोता दोनों जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि पारिवारिक मूल्यों को आप कहीं भी रहें उसको जिंदा रख के चलें, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अरुण जी। उसमें
क्योंकि फौज में अगर बोलूँगा, फौज एक हमारा एक परिवार है जी। ये याद रखें। मैं बाकी सर्विसेज की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं फौज की जरूर बात कर सकता हूँ कि फौज हमारा एक परिवार होता है। और हम जब भी किसी भी व्यक्ति जिसने फौज में कभी सर्व किया है, रिटायर हो गया है या सर्विस कर रहा है, जब भी आप हम उनसे मिलते हैं ना, एक अपनापन आता है। आप जो फौज में सर्व कर चुका उसके समझ में आएगा जो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वो शायद आप लोगों के समझ में ना आए बात इसको। ये एक हमारा एक कहते हैं ना एक बड़ा परिवार है जिसमें हम सभी एक दूसरे की देखभाल करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम किसी को छोड़ देंगे। हमारी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है फौज में जो कि एक दूसरे को देखती है जी। और ये अब पता नहीं, अब जब मेरा सिलेक्शन तो एसएसबी में एक ये भी क्राइटेरिया था नहीं था मुझे नहीं पता, बट एक अगर अच्छा पारिवारिक व्यक्ति ही फौज में सफल भी हो सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि फौज में हमारा एक परिवार ही है, आप यहाँ अलग से नहीं रह सकते। बिल्कुल, मतलब वहाँ जो एक वातावरण जो होता है परिवार में लोग जो जी के आते हैं, अगर वैसा ही माहौल यहाँ पे भी देख रहे हैं तो थोड़ा अपनापन तो लगता है। ये अलग बात है कि शुरुआती दिनों में जैसा आपने बताया कि डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो थोड़ा परिवार में बहुत खुलापन शुरू में रहता है, यहाँ पे थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से आदमी को अपने आप को समेटना पड़ता है। जी बिल्कुल, ये एडजस्टमेंट शुरू में थोड़ा सा जरूर प्रॉब्लम करता होगा, लेकिन बाद में फिर उसी पारिवारिक नज़रिए से सबको आप देखते हैं। जी ये है हमारे यहाँ भी नहीं, हर जगह ये फोर्स में इस तरह से होता है, आर्म्स फोर्स में हर जगह होता है। आप बिलोंग करते हैं बिहार में, पटना से, है ना? मैं पटना से बिलोंग करता हूँ और मेरे रेजिमेंट जो है, अगर आप देखेंगे फौज की एक और ब्यूटी अगर आप देखेंगे जी कि मैं हूँ बिहार का, मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी राजस्थान में हुई है। अच्छा, मैंने स्कूल कॉलेज सब कुछ यहीं से किया है। अच्छा, राजस्थान से किया जी, मैं जयपुर से कहीं पढ़ा लिखा हूँ सब कुछ। अच्छा, मैं बहुत दिन से वहीं से रह रहा हूँ और मेरे रेजिमेंट आप देखेंगे, मैं मराठा रेजिमेंट से आता हूँ। अच्छा, तो मेरे जो जवान या ट्रूप्स होते हैं वो सारे मराठा, जो महाराष्ट्र है और इन अराउंड महाराष्ट्र से आते हैं। तो एक ये ब्यूटी है फौज की कि आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का अगर ऑफिसर होगा तो हो सकता है जाट रेजिमेंट में होगा, और जाट ऑफिसर होगा वो नॉर्थ ईस्ट के किसी नागा रेजिमेंट में होगा। हर रंग के लोग दिख जाते हैं, हर रूप के लोग दिखते हैं, और तब उसमें इतना अच्छा तालमेल जिसको आप परिवार समझने लगते हैं, तो जाहिर है कि मन कितना मिल जाता है आप लोगों का। अभी आप फिलहाल एनसीसी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट पे हैं, चूरू में पदस्थान। जी जी। हम अब इस बात पे आते हैं कि चूंकि राजस्थान में ही आपकी पढ़ाई भी हुई, सारा कुछ हुआ, और अगर भारत में डिफेंस की बात करें उसमें मैक्सिमम नंबर जो है, जो सेवा में हैं लोग, वो राजस्थान से ही हैं, और राजस्थान में भी शेखावटी क्षेत्र से सबसे ज़्यादा है जी। उसमें भी शायद चूरू डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे आता है, जो जहाँ के बच्चे इतने ज़्यादा हैं। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल से, चूरू या झुंझुनू, ये झुंझुनू है, झुंझुनू में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग यहाँ पर आपके आते हैं यहाँ से। तो उसमें एनसीसी में चूंकि आप अभी हैं, आज की डेट में सबसे पहले तो हम एनसीसी के बारे में जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग नाम तो जरूर सुनते हैं, जानते भी बहुत लोग हैं, लेकिन जिस मंशा से एनसीसी में लोगों को भर्ती कराया जाता है देश सेवा के लिए, वो क्या है और इसका इम्पोर्टेंस कैसे है युवाओं के लिए? देखिए अरुण जी, मैं थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड के साथ समझाता हूँ इसको। अगर आप एनसीसी का मोटो देखेंगे वो आपको बहुत कुछ क्लियर कर देगा। एनसीसी का जो मोटो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, राइट। तो जहाँ पर यूनिटी होती है वहाँ पर डिसिप्लिन भी आता है। बिल्कुल, अलग अलग दोनों नहीं हो सकते। बिल्कुल। सो अगर हम एनसीसी जो भी अपने बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने कहा थोड़ा मैं पीछे लेके चलता हूँ। एनसीसी जो एप्लीकेबल है, ये जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो 7वीं 8वीं में उनको ए सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी एप्लीकेबल है जी। जो बच्चे 11th 12th या फिर जो फर्स्ट ईयर में आते हैं और जो ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए बीओसी एप्लीकेबल होता है। अच्छा। सो ये हर एज के लिए एप्लीकेबल है। एक तरह का मैं ये भी बोल सकता हूँ, एनसीसी एक फीडर ऑर्गेनाइजेशन है फौज के लिए जी। ठीक है, जैसे कि हमारे मिलिट्री स्कूल्स हैं या आरएएमसी हैं या सैनिक स्कूल्स हैं, एक तरह का एनसीसी भी वैसे एक फीडर है जी, जो बना मटेरियल प्रोवाइड करता है फौज को और इसमें आगे बढ़ने के लिए। अगर किसी को, अब मैं फौज की जब बात कर रहा हूँ तो मैं तीनों सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, मैं चाहे मैं इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों की बात कर रहा हूँ, और इवन यहाँ से लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो स्टेट पुलिस उसमें भी जाते हैं और बहुत अच्छे पोजीशंस पे गए हैं। और इससे ज़्यादा हमारे लिए गर्व की बात नहीं हो सकती कि हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री साहब वो भी कैडेट रहे हैं।
हाँ, एक बिल्कुल। एनसीसी कैडेट रहे, जी, तो आपको ये दिखाता है कि जो डिसिप्लिन है वो आपको कहाँ तक लेके जाता है। आप देश के सर्वोच्च पद पे बैठ सकते हैं अगर आप में वो डिसिप्लिन हो तो। उस डिसिप्लिन जो आपको ये एनसीसी प्रोवाइड करती है। डिसिप्लिन के साथ आपके पास क्या आता है, आपके पास उस डिसिप्लिन को मेंटेन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप देखेंगे कोई भी एनसीसी कैडेट जी, कोई भी एनसीसी कैडेट, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब भी यूनिफॉर्म पहनता है आपको अलग दिखेगा। हाँ, बिल्कुल अलग हर दिखेगा। तरीके से दिखता है। लोग उनके एक बॉडी लैंग्वेज में ही एक दूसरी चीजें दिखने लगती हैं, जी। एक्शन, पोस्चर, सारी चीजें जो बिल्कुल। है, तो So, वो दिखता है। तो वो जब उसमें दिखने लगता है तो उस बच्चे में क्या है कि जब उसको भी दिखता है कि उसमें डिफरेंस आ रहा है जी। लोग उसको दूसरे नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है, देख उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। एनसीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कराता है। आप फौज में आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये अब मान के चलें कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ही होगा, और ये ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे कंट्री के लिए अच्छा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो बच्चा फौज में आए जरूरी नहीं है, वो बच्चा कहीं भी और भी सक्सेसफुल हो सकता है। डिसिप्लिन तो हो गया, बिल्कुल, लाइफ को समझने लगा। एक कंट्री का अगर डिसिप्लिन इंडिविजुअल बन जाता है, एक नागरिक बन जाता है, उससे बढ़िया देश को और क्या चाहिए। सही है। लेकिन क्या आज के वक्त में आप हर बच्चे के अंदर एनसीसी के प्रति रुझान वो देख पा रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? मैं आपको चूरू, जैसा कि आपने बताया, मैं यहाँ चूरू में पोस्ट हूँ, चूरू बटालियन में, और मेरा एरिया है जी, जनरली मैं कवर करता हूँ चूरू, झुंझुनू, नागौर और सीकर डिस्ट्रिक्ट को हम लोग देखते हैं जी। ये अगर आप देखेंगे ज्योग्राफिकल पार्ट से भी ना, ऑलमोस्ट राजस्थान का ये 40 to 45% एरिया कवर करता है। ये डिस्ट्रिक्ट जो है आप देखेंगे एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज ये करीब मुझे लगता है 30 से 40% राजस्थान का यहाँ पर आता होगा। अच्छा, रफली, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं बता सकता, बट इतना आता होगा। मैंने यहाँ पर जहाँ पर भी बच्चों का जब इनरोलमेंट के लिए जाते हैं, चाहे वो ए सर्टिफिकेट बच्चे हों, कहने का जो बच्चे 7वीं और 8वीं पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, 8वीं और 9वीं पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, या बी और सी वाले, मैंने कहीं पे भी ये नहीं देखा है कि हम गए और बच्चा वहाँ पर बस एक बच्चा खड़ा हुआ उसको ले लें। कंपटीशन है यहाँ पे। अच्छा, कंपटीशन यहाँ पे आने के लिए आपका, अगर मेरे पास किसी कॉलेज में, जैसे मैं जीडीटी की बात करता हूँ, यहाँ पर 80 सीट्स हैं, हर साल करीब 33 से 34 बच्चे का एडमिशन होता होगा यहाँ पे। रेशियो करीब 35% के आसपास लड़कियाँ होती हैं, बाकी लड़के होते हैं स्थिति में, क्योंकि हम ये रेशियो मेंटेन करते हैं जी, एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। सो मैं आपके कॉलेज की बात करता हूँ, यहाँ पर भी अगर एक सीट पे कम से कम 3 से 4 बच्चे मिलते हैं। अच्छा, रिजेक्शन होता तो है, रुझान बहुत अच्छा समझ है कि हमको जाना चाहिए एनसीसी। बिल्कुल, वही बता रहा हूँ, 4 बच्चों में एक का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होता है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया यहाँ। हाँ, वो तो देखा हमने, आप लोग जब आते हैं पूरी टीम के साथ आप लोग आते हैं, बच्चों का हर तरीके का टेस्ट, इंटरव्यू होता है, बच्चों का रिटन टेस्ट होता है, बच्चों का फिजिकल होता है जी। ये देखने के बाद बच्चों को चयन किया जाता है, और उसके बाद भी आप देखेंगे जब फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें भी हमारे को बड़ा दिक्कत होता है कि किसी को कैसे हटाएं, लेकिन सीट्स बड़ी लिमिटेड होती है हमारे पास, कि सीट्स हमारे पास अगर आपके कॉलेज में 30 ही लेने हैं तो 30 से 32 हम एक दो रिजर्व के साथ ले सकते हैं जी, लेकिन आपके कॉलेज में ही उसके एप्लीकेंट आ जाएंगे, करीब 100 आ जाएंगे, आपके 100 के आसपास आ जाते हैं। सो रुझान और बच्चों का इंटरेस्ट तो एनसीसी में है, और खासकर शेखावटी बेल्ट में तो मैं 100% बोल सकता हूँ। अच्छा। यहाँ कमी नहीं है रुझान की। झुंझुनू जहाँ हम बैठे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा बच्चों को इनरोल करता है। इंडियन आर्मी नहीं, मैं वो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों की बात कर रहा हूँ, पूरे डिफेंस की बात जी। और झुंझुनू एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर मैक्सिमम शहीद भी हैं हमारे। हाँ, ये भी एक शहीदों की भूमि ये कही जाती है। सो यहाँ पर इंटरेस्ट तो है, आपको हर घर में एक आपको दिखेगा फौज का, ऐसा कोई घर नहीं दिखेगा जहाँ पर कोई फौजी ना दिखे। इंटरेस्ट तो है ही। अच्छा, आने वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा इसको बहुत सहज करके बताएं, मतलब लोग जैसे पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, अपने भविष्य की बात करते हैं, उसमें अगर एनसीसी भी शामिल है तो उनके फ्यूचर के लिए किस किस तरीके से कारगर हो सकता है? देखिए अरुण जी, पहली बात, एनसीसी अगर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कर रही है तो आपको यकीन माने, अगर आपने उसको सही से ट्रेनिंग किया है, जो आपको ट्रेनिंग मिली है, आपको कहीं सही रास्ते पर सही जगह लेके जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अगर आप बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं जी कि एनसीसी के बेनिफिट्स क्या है, सो इसके बेनिफिट्स हर जगह हैं, चाहे आप
प्राइवेट सेक्टर में देख लें जी। या पब्लिक सेक्टर में देख लें, जी। बेनिफिट्स आपको हर जगह पे। अगर मैं पहले स्टार्ट करता हूँ गवर्नमेंट सर्विस के स्टार्ट करते हैं, आपके पास अगर एनसीसी ए सर्टिफिकेट भी है, उसके कुछ मार्क्स अच्छा, जैसे 2 मार्क्स मिलते हैं आपके कहते हैं ना अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। बी के हैं तो उसके 3 मार्क्स हैं, सी के हैं तो 5 मार्क्स बन जाते हैं। ये मार्क्स है अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आप जैसे मतलब ये स्कूल कोटा हो लेवल गया। से, स्कूल लेवल से जो एनसीसी कर रहे जी। हैं उनको कॉलेज में एडमिशन के लिए फायदे benefit मिलते मिल हैं, जाएगा। फायदे मिलते हैं। ये एक एनसीसी का कोटा है जो जी। कि बहुत बच्चों को एडवांटेज देता है अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं। और मैं केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर कॉलेज की अलग हर स्टेट की माफ करें अलग अलग पॉलिसी होती है, बट हर जगह ये सीट्स हैं उनके लिए। अच्छा, अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में। और इवन आपको मैं बता दूं, जो प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं जैसे इंजीनियरिंग हो गया, जी। आपके मेडिकल कॉलेज हो गए, वहाँ भी एनसीसी का कोटा होता है। अच्छा, वहाँ भी होता है। जैसे आपको जैसे पता ही होगा अरुण जी कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है प्राइवेट सेक्टर में। एनसीसी का कोटा मेडिकल कॉलेज में भी है। बच्चे वहाँ से निकलते हैं, अगर उनका सर्टिफिकेट है तो वहाँ से निकलते हैं, उनके पास मेडिकल में भी जाते हैं। ये तो बहुत बहुत जी। useful है जी। इसके अलावा हम बात करते हैं नौकरियों में। हर नौकरी में मैं आपको बोल सकता हूँ हर स्टेट के कुछ अलग अलग पॉलिसीज हैं, लेकिन मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हर गवर्नमेंट जो है एनसीसी कैडेट को कहीं ना कहीं कोटा देती है। एक उनको उनके कुछ ना कुछ कोटा हैं हर नौकरी में। वो कहीं पर 2% होता है, कहीं 1% हो सकता है, कहीं पर कुछ और ज़्यादा हो, बट हर जगह है ये। ऐसा है ही नहीं कि जहाँ पर कोटा ना हो। और एनसीसी में अगर जो बच्चा ये सर्टिफिकेट कर लेता है, सबके फायदे हैं ABC के। अच्छा, बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा। जनरली क्या होता था पहले, जब तक अग्निवीर नहीं आई थी, मैं आपको ये बता दूं इस चीज़ को, लोगों को ये लगता था कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट लिया और फौज के लिए एलिजिबल हो गए, जीडी बन जाएंगे, जीडी सोल्जर बनने के लिए बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर उनके लिए रिटन एग्जाम नहीं होता था। जिनके पास सी सर्टिफिकेट होता था पहले, अग्निवीर के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा, उनके लिए रिटन एग्जाम हाँ, नहीं होता। अग्निवीर पर तो हम एक विशेष जी, मैं बात उस पर बस करेंगे, मैं चर्चा। टच कर रहा हूँ उसमें आपको। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, इसके अलावा भी बहुत से जॉब है जहाँ पर एज एन ऑफिसर कैडर की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन फौज की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी जगह भी आपके मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, लोग बच्चों को पता ही नहीं है। गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में जी, वही अब पता करना है कि किस किस तरीके से। जी। अब जैसे मैं अग्निवीर पे बात नहीं कर लेंगे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ बस जैसे बच्चे का अगर एनसीसी सर्टिफिकेट सी है बच्चे के पास, उसके ए ग्रेडिंग या बी ग्रेडिंग अगर आती है उसमें, तो वो डायरेक्ट आता है इंटरव्यू के लिए, एसएसबी के इंटरव्यू के लिए ऑफिसर कैडर में। अच्छा, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। वो रिटन एग्जाम नहीं देता है, फिर वो सीधे अच्छा। आता है एसएसबी देने के लिए। आप इसको इमेजिन करें कि जब जैसे हम लोग दिया था यूपीएससी एग्जाम दिया, तो हमें लाखों बच्चे अपियर करते हैं, आप उसको सीधे बाईपास करते हैं और सीधे एसएसबी देने आते हैं। एसएसबी आपका अगर हो गया तो फिर आप जिस सर्विस में जाते हैं आप वहाँ पे जाके आप अकेडमी जाके मतलब रिटन की भीड़ से आप बच जाते हैं। और ये एनसीसी आपको हर जगह पर जैसे अपने कुछ सीट्स रिजर्व उनके लिए, एनसीसी होल्डर्स के लिए, तो उनको ये फायदा मिल सकता है। लेकिन बहुतों को पता ही नहीं है इसके बारे में। आज के जो भी जनरेशन, जिसको मैं कहूँगा कि आज की जनरेशन जो स्मार्टफोन जनरेशन होती है, सब कुछ उनके पास गूगल में मिलता है, थोड़ा सर्च कर लें तो एनसीसी के बहुत फायदे हैं सरकारी नौकरियों में। इसके अलावा प्राइवेट में अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अभी बस थोड़ी दिन पहले देख रहा था, मैं रिलायंस का एक आया था एडवर्टीजमेंट, जिन्होंने बोला था कि एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं उनके अच्छी सिक्योरिटी जॉब पे। शायद जामनगर रिफाइनरी की बात हो रही थी या दहेज की बात हो रही, मैं ध्यान मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट मैंने देखा था ये। तो ऐसे बहुत से अपने जो एमएनसीज हैं या इंडिया के जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एनसीसी जो कैडेट्स उनको अपने यहाँ रखने को तैयार है। अच्छा, तो गवर्नमेंट को बच्चों को सही तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट की भी अपनी कुछ स्कीम चलती है इस तरीके से कि बच्चों में जागरूकता लाए कि आप एनसीसी ज्वाइन करो, इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं क्या? ये मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि शेखावटी बेल्ट में तो इतना रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज बच्चे पहले से बहुत जागरूक हैं। मैं यहाँ को हम इन जनरल अगर भारत की बात मैं भारत की बात करूँ तो क्या होता है कि जैसे हम लोग एनसीसी वाले हैं, हम लोग कॉलेज में जाते हैं, हम बच्चों को बताते हैं
अच्छा, हम ही बताते हैं, नहीं पता तो जिनको पता मतलब अच्छी ये बात- आपके रूटीन में शामिल जी है हमको बताते हैं कि क्या क्या इसके फायदे हैं, हम्म, इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, और आप इसमें कैसे आ सकते हैं, ये उनको हम बताते हैं आगे। एनसीसी का ये भी हमारा भी रोल है कि बच्चों को, और आप अभी जैसे कि हमारा खास करके ये जो इम्पेटस है या हमारा जोर है ज़्यादा, वो है बॉर्डर एरियाज पे, उसको हम ज़्यादा कवर कर रहे हैं, वहाँ जितने ज़्यादा बच्चे वहाँ सके। उसका कुछ खास reason अंडर है? डेवलप आपका अच्छा, है, उस ख्याल से कि और हमारा जहाँ जागरूकता की कमी है जी, वहाँ फोकस ज़्यादा जी, रखना है इन सारी जी जी जी। उसके अलावा एनसीसी में और क्या है जो बच्चे नहीं जानते, अमूमन जो नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए? मैं इसको ऐसे अगर बोलूं अरुण जी की, बच्चों को जनरली पता तो सब कुछ रहता है, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ आजकल यूट्यूब पे और ये सब देखते रहते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे जो बच्चे जब आते हैं एनसीसी तो उनको पता चलता है, लोगों को देख के अच्छा लगता है कि बच्चे वो ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन ड्रिल करने में मेहनत लगती है, ठीक है। जब बच्चे आते हैं वहाँ पे उनको लगता है कि इतना आसान भी नहीं है ये, ठीक है। जो बच्चे आरडी परेड या दिल्ली में जब जाते हैं अपने रिपब्लिक परेड में, बच्चे जो मार्च करते हैं, लोग टीवी पे देखते हैं उनको मार्च करते हैं, वो किस लेवल के लोग होते हैं? यही बच्चे होते हैं। अच्छा, यही बच्चे होते हैं, इनका सिलेक्शन होता है, बस सिलेक्शन मतलब पहले। उसमें ये नहीं कि सी सर्टिफिकेट मिला हुआ ही बच्चा जाए ऐसा? ना 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 ना, अच्छा, उसमें बी वाला भी जा सकता है, उसमें जो परफॉर्मेंस करने के काबिल है वो बिल्कुल, जाता है, क्योंकि ये अगेन वहाँ पर कंपटीशन है, वो हाँ, जो बेस्ट है वही जाएगा वहाँ पे। तो ये अच्छा, कंपटीशन पहले स्टार्ट होता है आपके यूनिट लेवल पे, फिर आता है ग्रुप लेवल पे, ग्रुप से आता है फिर डायरेक्टर लेवल पे, यानी कि पूरे राजस्थान से एक टीम सेलेक्ट होती है। जैसे पिछले बार मैं देख रहा था जो सिलेक्शन हुई थी अपने आरडी परेड के लिए, उसको मैं ही सेलेक्ट कर रहा था उसमें। अच्छा, तो अपने जो बच्चे थे टोटल करीब 180 बच्चे आए थे राजस्थान से, जब मुझे टीम मिली थी, अच्छा, जो स्क्रीनिंग होके 180 बच्चे आए थे जयपुर में इनका और उसमें सिलेक्शन। कितने लोगों का सिलेक्शन करना? फाइनली टोटल 66 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, और 66 की टीम गई थी वहाँ? हाँ, शहर की टीम दिल्ली गई थी। और इस बार आपको सुनकर अच्छा लगेगा, इस बार हम आरडी परेड, अब गार्ड ऑफ ऑनर में फर्स्ट आए थे हम, ठीक है। आरडी अच्छा, परेड में जो जिसको हम कर्तव्य पथ कहते हैं उसमें सेकंड आए थे हम लोग, और पीएम रैली में फर्स्ट आए थे, जो प्राइम मिनिस्टर रैली होती है। बहुत खूब। तो ये यही बच्चे हैं, ऐसा नहीं कुछ स्पेशल होते हैं, मैं वही बता रही हूँ, ये बच्चे बस जिनमें तो ये ज्यादा, तो 180 आपके पास है, इस तरह से हर राज्य में इस तरह से बिल्कुल selection हर होता जगह से वो होगा। आते तो हैं। कितनी बड़ी टीम जाती है वहाँ दिल्ली में इस तरीके से? दिल्ली में हर स्टेट की टीम आती है, अच्छा, उस 17 period जैसे में- हमारे 17 हाँ, डायरेक्टेड ऑल ओवर इंडिया। अच्छा कुछ स्टेट कंबाइन कर रखे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को कंबाइन कर दिया जी, तो उसलिए उस लिहाज से 17 टोटल 17 है। तो 17 आप कहते हैं डायरेक्टेड टीम आती है जो दिल्ली में कंपटीशन करते हैं इसके लिए कौन बेस्ट बनेगा। मतलब जैसे बहुत सारे कंट्रीज में है कि आप सेना की सेवा जरूर करें, जी। देश की सेवा सेना में शामिल होकर जरूर करें। यहाँ भी ये सारी चीज़ें एक तरह से देखने में आता है। आप लोग जैसे करते हैं कि जागरूक कर रहे हैं, सारी चीज़ें लोगों को बता रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसके प्रति जागरूकता और बढ़ेगी। जितने सारे फायदे आपने बताए कि सीधे सीधे कैसे इसका बेनिफिट अपने फ्यूचर के लिए हर फील्ड में लोग उठा सकते हैं, तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। और अपने दर्शकों और श्रोताओं को भी हम बता दें कि इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम आपके साथ आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे, और ऐसे ही जो भी अनुभवी लोग होते हैं ना, जिनकी बात सुनकर और बहुत सहज तरीके से आप समझ सकते हैं चीज़ों को, ऐसे लोगों के लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आते रहेंगे। और आज के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही, और ये चर्चा फिर से जारी रहेगी, चूँकि पंकज जी से बहुत सारे ऐसे सवालात के जवाब मिलेंगे हमको जो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो इस प्रोग्राम को हम अगले एपिसोड में फिर चर्चा इसकी जारी रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद।